Hello and welcome to Doctor Speak, your window to getting all your queries on COVID-19 answered by a panel of experts who will be joining us on the show. I'm Rukma and with me is Jyotika. Hello Jyotika. हेलो, शुक्रिया रुकमा, नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। और जैसे कि हम हर रोज़ आपके साथ 2 से 3 बजे के बीच पे जुड़ते हैं और हमारी फ़ोन लाइन्स जैसे 1 घंटे के लिए आपके लिए खुली होती हैं और इन फ़ोन लाइन्स का इस्तेमाल कर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोविड-19 से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी भ्रम है, भ्रांति है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके सवाल सीधे ले जाते हैं पैनल ऑफ डॉक्टर्स के पास जो आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं। और आपके लिए फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं और ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स आपके लिए मैं रिपीट एक बार कर देती हूँ, 23387031 और 23097655। और भूलिएगा मत, दिल्ली का कोड इससे पहले लगाना न भूलिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी ऑडियंस से कि जब आप हमसे सवाल करें या फिर डॉक्टर के साथ बात करें तो आप अपनी टीवी सेट्स की जो वॉल्यूम है उसे या तो लो रखें या फिर उसे म्यूट पे डाल दें ताकि आपकी आवाज़ क्लियरली हम तक पहुंच सके। Right, and as we were telling you, today's focus is Bihar and how the state, one of India's most populous, has managed COVID-19. We'll also be taking questions on Facebook and Twitter. Our phone lines, as Jyotika just mentioned, are being displayed right now, so you can call in during this hour as with any query you may have. So far, talking about Bihar, the state has recorded more than 33,000 cases, most of which were added in July. But it has reported relatively few deaths from the virus, 217. That's a far lower death toll than that of states like, say, Andhra Pradesh, another state which is witnessing a sharp uptick in case numbers. But that could change quickly, say doctors and experts. We find out all about it in today's edition. जी बिल्कुल, और आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हमारे साथ हमारे एक डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन और नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड-19 JLN मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भागलपुर से। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। नमस्कार जी, आप उम्मीद करती हूँ आप हमारी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, एकदम सही आवाज है, मेरी भी आवाज लगता है ठीक जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शंकर, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स भी जुड़ते हैं जो अपने सवालात लेकर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं और आप तक हम ये सवाल लेकर भी आते रहेंगे। लेकिन तब तक शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से कोविड-19 ने दुनिया भर में अपनी जो मार है वो फैलाई है, बिहार भी उससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि डेथ टोल बहुत कम है लेकिन चैलेंजेस बिहार के सामने भी कम नहीं थे। तो जी ऐसी बात है कि जहाँ तक डेथ का सवाल है वो आपने खुद ही कहा कि डेथ टोल बहुत कम है। अभी तक 244 डेथ हमारे हुए हैं। और जहाँ तक मेरे शहर का सवाल है भागलपुर का, यहाँ पर अभी मात्र 37 डेथ अभी हुए हैं। तो जहाँ अगर फिगर्स की तुलना करेंगे तो ये जो औसत है, राष्ट्रीय स्तर है या जो पूरा इंटरनेशनल लेवल है उससे ये हम लोग काफी नीचे ही हैं। चैलेंजेस आपने ठीक फरमाया कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। आप जानते हैं कि हम लोग बहुत ही उन्नत राज्य में नहीं आते हैं लेकिन हम लोग बहुत जुझारू राज्य में आते हैं जी। और जुझारूपन का जहां तक सवाल है, लोग कहने को कुछ भी कहे लेकिन हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है। और जहां तक है, हम लोग फरवरी के महीने से ही इसमें लगे हुए हैं। जो आकलन हम लोग का हो रहा था कि दिक्कतें आएंगी तो हम लोगों ने मार्च में ही लगभग काफी तैयारियां की हैं। लेकिन दिक्कतें ये है कि जनता ज्यादा परेशान है, केसेस की संख्याएं एकाएक ज्यादा बढ़ने लगी है इधर। और ऐसा देखा जा रहा है कि 15 जून के बाद से संख्या में वृद्धि कुछ ज्यादा तेजी से हुई है जी। सारे कारण हो सकते हैं इसके। एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जो भाई करीब 20 लाख लोग, अब तो शायद 26 लाख लोग तक जो बाहर से आने पड़े, जिन लोगों को बाहर से, और उसके पहले बिहार की स्थितियां कुछ और थी। उनके आने के बाद संभालने की स्थितियां आप खुद समझ सकती हैं कि जब 20-25 लाख लोग एकाएक आएंगे राज्य में और संभावित ऐसी जगहों से आ रहे थे जो जगहें बाकायदा तेजी से पीड़ित हो रही थी, या तो उनमें दिल्ली हो या बम्बई, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, तेलंगाना है, चेन्नई है, ये सभी जगह जहां पर ज्यादा तेजी से बीमारियां फैल रही थी, वहां से ये लोग यहाँ हमारे यहाँ आए। आपने देखा होगा जुझारूपन इनका, ये पैदल 2000-2500 किलोमीटर से चलकर भी इनके आना पड़ा।
बाद में हमारी सरकार ने बहुत मदद की इनको लाने में, और भी सरकारों ने साथ दिया और ये लोग यहाँ आए। शायद उनके आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में इनको रखा गया। दिक्कतें हमारे साथ थी कि हम जो टेस्ट सैंपल्स के किट्स हमारे पास थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। टेस्ट सैंपल्स बिहार में तो बनता नहीं है, हमें तो लेना पड़ता है जरूर बाहर से। सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन अभी पता चला है कि अब 1 लाख के संख्या में किट्स हमारे पास अब आनी शुरू हो गई हैं। पहले कुछ हजारों में आ रही थी, हमारे यहाँ भी सैंपल्स देखा गया। क्वारंटाइन में कोशिश शुरुआत में तो की गई, बहुत अच्छी रही, लेकिन कहीं कहीं जनता अगर पूरी तौर पे साथ नहीं देती है, क्वारंटाइन में दिक्कतें आती हैं। अब हमारे प्रशासनिक अधिकारी कोशिश तो करते हैं, लेकिन जनता अगर पूरी तौर पे अपने आप पर नियंत्रण ना करे तो दिक्कतें तो आएंगी ही। ये एक परस्पर सामंजस्य की बात है कि एक तरफ तो चिकित्सा जगत है जो एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जिस वायरस का कोई निदान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अगर कोई बात एक करें, सटीक इलाज इसका दुनिया में कहीं भी नहीं है अभी तक। जो दवाइयां हैं उसमें कुल जमा जोड़ 2-3 दवाइयां हैं जो भी बहुत ही सटीक नहीं है। या तो हम रेमडेसिविर ग्रुप की बात करें या टोसिलजुमाब की बात करें, ये सारी दवाइयां बहुत ही महंगी भी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये दवाइयां देने मात्र से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमारे तरफ से जो पहली कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी की थी, जो कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, साफ सफाई पे ध्यान रखिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें या साबुन पानी का इस्तेमाल करें। इन सब बातों पर ध्यान रखने से मास्क का यूनिवर्सल इस्तेमाल करें। आप घर से निकलें तो मास्क लगाएं, और अगर आप चिकित्सा कर्मी हैं तो आप कोशिश करें या तो सर्जिकल मास्क 2 की संख्या में लगाएं, अन्यथा N95 का इस्तेमाल आप करें। बहुत महत्वपूर्ण बात आप डॉक्टर साहब यहाँ पे कर रहे हैं। आपने मास्क की बात छेड़ी है, तो एक, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे साथ ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी जुड़े होते हैं, तो एक फेसबुक पे भी हमारे दर्शक हमसे सवाल करना चाहते हैं और वो मास्क से ही जुड़ा हुआ सवाल है। जवाहर पटेल पूछना चाहते हैं, एक पहला सवाल है कि कोरोना वायरस का साइज क्या होता है और क्या कपड़े का बना 2 या 3 लेयर वाला मास्क इसे रोक पाता है? कोरोना वायरस की साइज जो है ये बहुत ही स्मॉल साइजेस की है। जो नॉर्मल वायरसेस दूसरे होते हैं वो करीब 100 से 200 माइक्रोन के बीच के होते हैं। कोरोना वायरस की साइज छोटी होती है, ये स्मॉलर साइज, ये सॉरी उल्टा मैंने बोला, ये हेवी साइजेस की होती है। इसलिए हेवी साइजेस की होने की वजह से ये ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोन के क्षेत्र की होती है। अगर कपड़े का बना हुआ मास्क हम लोग इस्तेमाल करें, उसके प्रोटेक्शंस बहुत ही सटीक नहीं होते हैं। आप अगर 3 लेयर के कपड़े का मास्क भी बनाएंगे तो बहुत ही सटीक वैज्ञानिक रूप से नहीं होती है। इसके लिए सर्जिकल मास्क, जो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है, उसकी आवश्यकता है, या N95 जैसे सिमिलर मास्क की आवश्यकता होगी। वही मास्क जो कॉमन पोर का होता है, जो बहुत ही छोटे छिद्र वाला होता है, वही इस वायरस को रोक सकता है। इसलिए शुरुआती दौर में एक और बात कही जाती थी, अगर आप दूरी 2 मीटर की रखते हैं, यानी 2 गज की दूरी या 2 मीटर जो आप कहें, या 6 फीट की दूरी, सब एक ही बात है, तो 2 मीटर की दूरी रखते हैं तो हमारे बोलने, खांसने, छींकने से अगर वायरस बाहर की ओर निकलता है तो ये साइज आकार में बड़ा होने के कारण, भारी होने के कारण ये ज्यादा दूर तक हवा में तैरता नहीं है, ये नजदीक में गिर जाता है। इसलिए अगर 2 मीटर की बनाकर रखें तो हमें दिक्कतें नहीं होती है। कपड़े के मास्क में अगर आप 3 लेयर के कपड़े का मास्क रखें तो कुछ हद तक ये रुक सकता है, कुछ हद तक ये रुक सकता है। और जैसे लोग कहते हैं कि गांव में आप रुमाल लपेट सकते हैं 3 लेयर में, या गमछे का इस्तेमाल 3 से 6 लेयर में कर सकते हैं, तो इससे भी कुछ हद तक बचाव होगा। लेकिन अगर आप दूरी बनाकर रखें लोगों से, सामान्यतया भीड़ भाड़ की जगहों में न जाएं और जरूरत पड़ने पर ही आप बात करें लोगों से, तो कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। तो अगर कपड़े का भी मास्क आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ हद तक फायदा होगा। वैज्ञानिक रूप से जहां तक सवाल है, हम लोग यही कहते हैं कि कोरोना वायरस के पेनिट्रेशन में कपड़े का सिंगल लेयर मास्क जो होता है वो 5% ही हमें मदद कर सकता है, जबकि सर्जिकल मास्क हमारी मदद लगभग 95% तक करता है। N95 भी लगभग 90 से 95% के बीच में ही उसकी प्रोटेक्शन वैल्यू होती है। Right. Doctor, at this point we are joined by our guest, another expert, Dr. Sanjeev Kumar, who is additional professor and HOD COVID-19 Nodal Officer, AIIMS Patna. Very warm welcome to you, sir. And we are just discussing about Bihar specific issues, and there are reports coming in various newspapers, and our reporters calling in telling us about the challenges that doctors there are facing when it's even after testing is done. Most doctors have to tell patients to go home and isolate themselves. There's a lack of oxygen cylinders, we believe. There's a lack of ICU beds. How are you dealing with these challenges, and how far have they been overcome now?
Yeah, Madam, you have raised a very pertinent question because due to the lack of beds in hospital, particularly in our state, most of the patients are advised for home quarantine. Right. To remain in home isolation. तो मैं ये बता दूं यहाँ के लोगों को कि होम आइसोलेशन में रहने के लिए एक तो ICMR की कानूनी प्रक्रिया है कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि हमारे घर में हमारे अलग रहने की व्यवस्था है। एक हमारा अलग कमरा है जिसमें कोई दूसरे नहीं आएंगे और नहीं मुझे बाहर जाने की जरूरत है, चाहे अपने बाथरूम के लिए या अपने किसी काम के लिए। जी। वही लोग क्वालिफाई करते हैं होम क्वारंटाइन में रहने की। दूसरी इशू है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्विलेंस ऑफिसर कांटेक्ट में रहते हैं कि हर दूसरे दिन उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या कंडीशन है, अगर सिम्टम ज्यादा हो जाती है तो अस्पताल शिफ्ट करते हैं। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूं अभी कि ज्यादातर लोग समझ रहे हैं कि होम क्वारंटाइन में रहते हैं। लोग होम क्वारंटाइन में रहते हैं और सिर्फ अपने को वॉच करते हैं, वो अपने सिम्टम को वॉच करते हैं या अपने ऑक्सीजन के SpO2 नापते रहते हैं घर में जो मिलती है इसको नापने के लिए, और जब सीरियस हो जाते हैं तब उनकी परेशानी बढ़ जाती है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि होम क्वारंटाइन में भी रहते हैं तो हम लोगों ने एक पैकेज बनाया है और एक गाइडलाइन बनाया है कि होम क्वारंटाइन में रहने पर कुछ जरूरी दवाइयां आपको लेनी पड़ती हैं जिससे कि ये इन्फेक्शन कुछ कंट्रोल में रहे, जैसे कि लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। होम क्वारंटाइन में रहने वाली ये खुद से लेने वाली एक इंजेक्शन है, खुद से ले सकते हैं। इंसुलिन आमतौर पे बहुत सारे लोग लेते हैं तो इंसुलिन जैसी ही सीरीज में आती है। और जो दवाइयां हैं एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन आजकल हम लोग करते हैं वो जरूर लें। तीसरी है कि अगर जरा भी सिम्टम आए तो डेक्सामिथासोन 6 मिलीग्राम की टैबलेट ही कम से कम एक दिन में जरूर ले एक बार। तो इस तरह से दवाइयों का हम प्रयोग करेंगे थोड़ा जो जरूरी है तो आपके सिम्टम भी कंट्रोल में रहेंगे। नहीं तो क्या होता है ऐसे हमने देखे हैं कि वॉच करते रहते हैं कि अभी सैचुरेशन मेरा अभी 90 है 85 पे, करते करते जब क्रिटिकल लेयर में आ जाता है तब वो हॉस्पिटल में आता है। राइट सर। तो ऑक्सीजन भी घर पे जरूर रखें। What दवाइयों का सेवन करें, ऑक्सीजन घर पे रखें। Right. What about testing facilities, sir? Bihar being one of the country's most populous states, there was a complaint, there were reports that there was a lack of testing facilities. How has the government and the medical fraternity dealt with this issue and what is the current situation? Yes, truly speaking, the number of testing is low in Bihar. Yes. So we need to increase it. We need to facilitate more and more testing, and it should be available to the public. Yes. Because there are some centers which are doing this testing, rapid antigen testing. But approach of people is very difficult. They don't know what is the time. They don't know how to register themselves. They don't know what are the prescription they have to bring for the test. So these things is to be popularized, these things to be advertised either from your media, social media or through the newspapers. तो ये आम शिकायत होती है कि भाई हम टेस्ट कराने का है। कई बार अभी दो सिस्टम है, एक कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल जी, जैसे कि हमारा एम्स पूर्णतः कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल है जी, NMCH पूरी कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल है। तो हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट जो आते हैं उन्हीं को लेते हैं। तो अभी ऐसी जगहों पर जहां ये जाते हैं टेस्ट नहीं करते हैं या टेस्ट नहीं होता है और बता देते हैं मरीजों को कि आपका तो सिम्टम बिल्कुल कोविड की तरह है, आप चले जाओ कोविड अस्पताल। तो ये थोड़ी सी, अब यहाँ आते हैं यहाँ टेस्ट नहीं होता फिर चले जाते हैं। तो टेस्ट अभी कम हो रही है। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल इच्छुक हैं सबके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट करा सके और एक बिल्कुल इसका प्रचार हो कि किस जगह पर किस टाइम में जाना है और क्या कागज या क्या पर्चे लेके जाना है। जी जी डॉक्टर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये प्रश्न था, प्रथम प्रश्न तो मेरा ये था कि एक्चुअली अभी सावन भादो का महीना चल रहा है, काफी मिलने वालों के यहाँ से मिठाइयाँ आती है, घेवर वगैरह आते हैं, तो क्या हमें उनसे प्राप्त, क्योंकि सम्मान करना भी जरूरी है, लेना भी जरूरी है, तो क्या हम उनसे प्राप्त हुई मिठाइयों को खा सकते हैं और अगर खा सकते हैं तो कितने दिन बाद खा सकते हैं? नंबर 1।
नंबर 2 इम्पोर्टेंट मेरा प्रश्न है, ये प्लाज्मा थेरेपी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी है और इससे काफी इफेक्टिव रिजल्ट आए हैं। तो सरकार जैसे वैक्सीन तो जो आएगी तो इसके बैंक से अलग अलग राज्यों में क्यों नहीं तैयार कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस चीज का इम्प्लीमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हेमशंकर, आपके पास आएंगे इन 2 प्रश्नों के साथ। जी। इसमें जहां तक सवाल है मिठाइयों का, तो पहली बात है कि ये मिठाइयां लेकर कौन आ रहे हैं, क्या आपकी उनकी रिलायबिलिटी है, उनके सैनिटाइजेशन मेंटेनेंस कैसे हैं, ये आप देखिए मिठाइयां ताजी हैं, गर्म हैं, पैकेट्स किस तरह के हैं। तो ओवरऑल मेंटेनेंस और उनकी क्रेडिबिलिटी को देखना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट टू दैट एक्सटेंट, दे आर नॉट द वेरी क्रेडिबल वन, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आप सेंटिमेंट्स में ना जाएं कि आपके कोई रिलेटिव मिठाई लेकर आ रहे हैं, आपके अपने रिलेटिव से भी अगर सस्पेक्ट एरिया से वो आ रहे हैं या ऐसे जोन से आ रहे हैं जो जोन अफेक्टेड है, अफ्लिक्टेड है या हॉट जोन्स में है, तो आप कृपया पहले ही अनुरोध पूर्वक बोल दें उन्हें कि भाई माफ करना, हम अभी कुछ भी नहीं ले दे रहे हैं। और आपको जो अलग रखना है, सेग्रीगेशन में रखना है, मिलना जुलना कम रखिए। ये कोई बेहद जरूरी बात नहीं कि आप सावन भादों में मिठाई खाइए, मिठाइयाँ खाने का वक्त बहुत आएगा मेरे भाई, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखिए। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है प्लाज्मा थेरेपी का, तो प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है कि जब वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। ये एंटीबॉडीज ठीक होने के 21 दिन बाद से आपके शरीर में उपलब्ध रहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हो चुका है, निगेटिव हो चुका है 2 बार और 21 दिन का समय उसने पार कर लिया हो, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बने हुए हैं और वो अगर अपने रक्त को दान करता है, जो प्लाज्मा एक्सक्लूसिवली प्लाज्मा निकालते हैं उसमें से, प्लाज्मा यानी रक्त जब आप निकालेंगे तो एक कण का हिस्सा होता है जो लाल होता है और दूसरा जो होता है पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है लिक्विड, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा डोनर्स जो हमें देंगे वो प्लाज्मा, ये रिच है एंटीबॉडीज के लिए, यानी इनमें वायरस से लड़ने की ताकत होती है। और ऐसा व्यक्ति जो खुद बीमारी से निकल कर बाहर आ चुका है, और हमारे यहाँ एवरेज रेट 66-67% है क्योर होने की, तो ये आप एक बहुत बड़ा संख्या बल है, ये बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ आपको इन्हें अनुरोध करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत होती है। आप रक्तदान महादान की बात करते हैं और इस बीमारी में अगर आप प्लाज्मा दान करते हैं तो आप एक सही में कोरोना वॉरियर आप ही हैं, क्योंकि आपने बीमारी का मुकाबला किया, आप इससे अच्छे हुए और उसके बाद आपने अपने रक्त को, प्लाज्मा के अंश को दान किया और उससे जो व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित है, जो वेंटिलेटर्स पर हैं, उनको हम लोग चढ़ाने से हम लोग वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये एक डिफेंस बैरियर है। ये मेरा ये प्री फॉर्म्ड है। आपने बातें की वैक्सीन की, एक बात मैं बता दूं आपको, ये वायरस आरएनए वायरस है और बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, इनको अपनी भाषा में हम लोग म्यूटेशंस बोलते हैं, यानी इसका रूप और प्रकार बदलता है। जब ये कोई भी चीज रूप और प्रकार बदलती है, उसकी मारक क्षमताएं भी बदलते रहती है। तो उनसे लड़ने की जो हमारी ताकत है वो हमें खोजनी पड़ती है, बनानी पड़ती है कि ये जो वायरस है ये रूप बदल रहा है, इसलिए वैक्सीन बनने में हमें देरी हो रही है। Right, sir. Very correctly, as you put it. बनने में 6 महीने से साल भर as से पहले नहीं बन doctors, सकते। right? Doctors on the show also have continuously insisted, as you have said, that it's a learning curve. The learning process about the virus is still on. Coming to you, Dr. Sanjeev, we have a question on Facebook. Sunil Kumar asks, "Ma'am, मुझे एक disease है post TB sequel. क्या मैं high risk zone में आता हूँ?" And Dr. Sanjeev, could you answer this? But right now, very quickly, we have a third guest on the show, and I'd like to introduce him as well. Dr. Ram Singh, Civil Surgeon and Chief Medical Officer, Nalanda. We'll be going to him. But first of all, coming to you, Dr. Sanjeev, could you answer our this question, please? Mr. Sunil's question. तो बिल्कुल हमने ये ऐसा स्टैटिस्टिक है कि जिन आवाज आ रही है जी बिल्कुल बिल्कुल। Am I audible? Yes, डॉक्टर प्लीज गो अहेड। तो ये जो टीबी से पीड़ित है या किसी भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो स्टैटिस्टिक ऐसा ही देखा जा रहा है कि वो लोग में संक्रमण होने की और संक्रमण के ज्यादा गंभीर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप एक्टिव टीबी से अभी पीड़ित हैं तो आपको जो सावधानियां बरतनी है, हम सब जानते हैं एहतियात, वो बिल्कुल कड़ाई से इसका पालन करना है कि आप किसी से मिलना जुलना नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, किसी भी भीड़ वाले इलाके में नहीं जानी है और जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है वो जरूर पालन करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीबी आप
हैं तो आपको हो ही जाएगा, ये बात नहीं है, लेकिन हाँ आपके होने की संभावना ज्यादा है। जी। दूसरा, मैडम अगर आप परमिशन दें तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में एक बात मैं बता दूं यस। कि प्लाज्मा थेरेपी जैसे सर ने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसमें थोड़ा ज्यादा अलर्ट है हम लोग कि जो पेशेंट मॉडरेटली सीवियर है, सीवियर नहीं, जब बिल्कुल पेशेंट ज्यादा गंभीर हो जाता है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे चला जाता है, तो उस अवस्था में प्लाज्मा देने से, एंटीबॉडीज देने से हो सकता है उतना फायदा नहीं, इसको हम थोड़ा पहले दें। जब मॉडरेट डिजीज होता है या मॉडरेटली सीवियर होता है, जो बिल्कुल गंभीर नहीं होता, उस समय प्लाज्मा देने का सबसे सही वक्त है। और प्लाज्मा थेरेपी जो हम लोग करते हैं आईसीएमआर की गाइडलाइंस में, जो हॉस्पिटल जिसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उसी में प्लाज्मा थेरेपी देने की जरूरत है। Right, doctor. It is this treatment, these things that you're telling us about. Sunil is asking, is it for post TB sequelae, as he said? I understand, ma'am. I have answered that. Ki post TB sequelae. Yes. There are, yes. Yes, Mr. Sunil Kumar, if you can. Any disease, any chronic disease, yes, which lowers the immunity of the body, right, are likely to get this infection more. Right. Than anybody else. And thank you very much. Second thing, if they get infection, they're going into critical stage or severe stage is more likely. जी जी। डॉक्टर हेमशंकर, आपके पास आएंगे। एक और सवाल हमारे पास फेसबुक पे आया है कि पूछना चाह रहे हैं कि उनकी मदर को कैंसर पेशेंट हैं वो, उनको 22 दिनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो वो और कितने दिन एहतियात बरतें हैं, और क्या कुछ ध्यान रखने की चीज़ें हैं या बातें हैं जो उनको केयरफुल होना चाहिए? दो बातें मैं बताऊंगा। जहाँ तक कैंसर पेशेंट का सवाल है, पहला प्रश्न जो इनका आया उसमें है कि आपको कैंसर का जो इलाज है वो चलते रहना चाहिए जी, क्योंकि कैंसर में बहुत सारी इम्यून सप्रेशन दवाइयां दी जाती हैं, इसमें चांसेस होता है कि वायरस ग्रो कर सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एज सच, आपको मैं बताऊं कि जो अदर कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे आपको अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सीओपीडी है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज है, या जैसे आपने अभी एक प्रश्न संजीव जी से कराया, क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस और इंप्रूव्ड केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आल्सो, so they have to continue the treatment. If they are on treatment, they must not stop the treatment, and they should continue with the treatment very adequately and properly. So side by side, the patient will be taken care of the corona, these COVID problems, and as well as the continuation of the treatment of the other comorbid condition. So in cancer also, they have to continue the treatment. If the patient is already on chemotherapy, they will continue with the chemotherapy. We have to adequately cover that these patients should not be exposed unnecessarily, and the attendants must take proper care, due care, so that they should also not be exposed in such cases when the patients are likely to suffer from more fulminant infections of the COVID. So the other attendants have to be very cautious and watchful, have to have a safe distance, have to have masking of the faces, at least 2 surgical masks or an N95 inside, who are catering for all these patients who are COVID positive. जी डॉक्टर संजीव, आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ। जिस तरह से बिहार स्टेट की हम आज बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स की हमने बात की, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस लड़ाई को, इस जंग से लड़ने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे कि 40% से भी ज़्यादा जो हेल्थ केयर वर्कर्स की जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक खाली पड़ी हुई हैं और उनमें अभी तक भर्ती नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज भी सामने आया कि हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी होने के बावजूद भी कोविड की रोकथाम में जो एक मुहिम है उसमें थोड़ी, उसकी गति में थोड़ी सी ढील हुई। हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया है कि हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो या पैरामेडिक्स हो, नर्सेज हो, टेक्नीशियन हो, सभी की भी बहुत जरूरत है जी। और ये राज्य सरकार के में खबर आ रही है कि बहुत सारे पोस्ट खाली हैं या प्रक्रिया में है, तो ये तो बहुत जरूरी है। अभी किसी भी को ये सोचना है कि हेल्थ वर्कर्स पूरी क्षमता में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कुछ लोगों को जब हम ड्यूटी देते हैं लगातार 7 दिनों तक, तो फिर उसको क्वारंटाइन भी करते हैं सेफ्टी के लिए। एक आमतौर पे जैसे हम लगातार ड्यूटी करते हैं अस्पताल में, कोविड के क्षेत्र में वैसा नहीं कर सकते। हम अभी एम्स में, चूंकि एम्स हमारी ये एक ऑटोनोमस बॉडी है केंद्र सरकार की, तो जो हमारी क्षमता है, जितनी क्षमता से हम जितने बेड रख रहे हैं 600 के आसपास, उतनी मेडिकल फैकल्टी और है हमारे पास। लेकिन
ये भी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमने राज्य सरकार से हमने भी अनुरोध किया था कि कुछ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज या एनेस्थेटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो हमें मुहैया कराएं। तो अभी ये बहुत जरूरी है कि कोई भी जो भी रिक्तियां हैं, और ना भी रिक्तियां हैं तो रिक्तियां बना के, वैकेंसी बना के, अभी हमें मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर सबकी जरूरत है, इसकी बहाली की जाए और इनकी सेवा ली जाए, उपयोग में लाया जाए। तभी हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए एक तरह से समझिए ये हमारे अस्त्र है, हमारे सैनिक हैं और हमें जरूरी है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनका होना। Right. Dr. Ram Singh joins us now, Civil Surgeon and Chief Medical Officer, Nalanda. He is joining us on the phone. Very welcome to you, Doctor, for joining us. We are talking about Bihar-specific issues and also answering questions. Our experts are answering questions put forward by our callers, also on Twitter and Facebook. Coming to you, sir, there's Mr. Rajan Mathur. He says on Facebook, I am a senior citizen and I have chronic sugar, but it is controlled with medicine. I have a park in front of my house. Would you advise me to go for morning walk in the park with a mask? Also, can I call path lab technician for collecting blood sample at home? Yeah, he can. Actually, if he is having diabetes and he is not having corona infection, he can lead the normal life as he was leading before. So he can go for testing, he can go for what, he can go for all these things. Nothing is being somehow nothing is being said कि it should not be followed. जी 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 एक कॉल नॉर्मल लाइफ जी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। इंदु हैं गुरुग्राम से। जी इंदु जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 64 एज है मेरी जी। तो एक तो ये पूछना था, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है मुझे। ओके। तो उसकी मेडिसिन ले रही हूँ और अब उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा ऑनलाइन जैसे हमारी अपॉइंटमेंट होती है कि टेस्ट करवा के, ब्लड टेस्ट करवा के बताइए रिपोर्ट। तो क्या ये सेफ है घर में बुला के ब्लड सैंपल देना, और कैसे दें अगर बुलाएं तो? और सेकंड क्वेश्चन है कि हस्बैंड का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो हम वो लॉकडाउन के चक्कर में हम आगे नहीं करवा रहे, तो अभी क्या करवा लेना चाहिए? सेफ है नहीं है, या उसको पोस्टपोन करना चाहिए? जी। और थर्ड क्वेश्चन है कि ये डेंटिस्ट के लिए क्या करें अगर प्रॉब्लम हो रही है? Right. Well, 3 questions our caller has asked. It would be nice if Dr. Ram Singh could answer them. But first, well, there are messages coming on Facebook for Dr. Hem Shankar Sharma. Many of them are saluting him, yes, saying that he is working alone in Bhagalpur. Well, doctor, salute from DD News as well, and to all our doctor guests on the show. Yes, but first of all, Dr. Ram Singh. जी। एक्चुअली जो मैडम कह रहे हैं जांच कराने के लिए लॉकडाउन है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर बहुत इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन करवा ही लेना, तो ऐसी परिस्थिति में मास्क का उपयोग करके, ग्लव्स का उपयोग करके वो करवा सकती हैं। If anybody, any pathologist or technician visits to his or her house, he should have mask, he should have gloves in his hand, and similarly the patient who is to be examined should have mask and gloves in his hand. So it is then safe. जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर राम सिंह जी। तो आप सेफली लॉकडाउन में किसी को भी घर पर बुला करके आप सैंपल दे सकती हैं। ग्लव्स और मास्क आपको इस्तेमाल करना होगा, और 2 मीटर की दूरी जो कही जाती है वो अगर लॉन्गर टाइम के लिए दोनों को मिक्स करना है उसके लिए है। 2 मिनट के लिए और 1 मिनट के एक्शन के लिए 2 मीटर की दूरी तो माइंड नहीं करती है। वो सैंपल लेगा और चला जाएगा, तो उसको कोई खतरा है ना आपको कोई खतरा है। राइट। तो यू कैन फॉलो दैट। जी
जी बिल्कुल। डॉक्टर संजीव कुमार आपके पास आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़ जाते हैं और वो अपनी क्वेरीज भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ी हैं, डॉक्टर प्रिया दर्शनी हैं। वो पूछना चाह रही हैं कि कैन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बी गिवन टू पेशेंट इफ ही हैज कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स without hospitalization? And the second question is, will not dexamethasone lower the immunity as it is a steroid? जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो होम क्वारंटाइन में है उनको भी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन एक बहुत ही जरूरी दवा है जी। जो घर पे है वो भी ले सकते हैं होम क्वारंटाइन में पॉजिटिव आने के बाद, या अस्पताल में तो ये प्रोटोकॉल है, हम SOP में है, देते ही देते हैं। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन एक ऐसी दवा है जो अभी कोविड का जो प्रेजेंटेशन आ रहा है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, माइक्रो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, छोटे छोटे थ्रोम्बस बन जाते हैं और वो माइग्रेट करते हैं तो ज्यादा बड़े सिम्टम दे सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जो छोटे माइक्रो एम्बोलिज्म है वो जाके लंग्स के ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं और एल्वेलाई को कोलैप्स करते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए लो मोलिकुलर वेट हेपरिन बहुत जरूरी है। और ये चूंकि ये प्रीफिल्ड सिरिंज में बन के आता है, जैसे कि इंसुलिन बन के आता है और मरीज खुद से भी ले सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी हेल्थ वर्कर को बुलाएं इसको लेने के लिए। तो ये होम क्वारंटाइन में मैं पहले भी सलाह दे चुका हूं कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन जरूर लेनी चाहिए बॉडी वेट के अनुसार प्रिवेंटिव डोज में। जरूरत है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। और दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका, जो डेक्सामेथासोन के बारे में पूछा सर। डेक्सामेथासोन ठीक है, बॉडी इम्यूनिटी कम कर सकती है या इसको लेने से शुगर बढ़ सकता है, लेकिन ये दोनों इतने ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते अगर हम इसको इस संदर्भ में तौलें कि इससे फायदे कितने। तो डेक्सामेथासोन जो हम बता रहे हैं 6 मिलीग्राम रोज, वो लो डोज है, बहुत ज्यादा डोज नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। और दूसरी बात है कि ये जो हम शुरू में 5 दिनों के लिए या ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिनों के लिए देते हैं, तो इतने दिनों के बाद बंद करने के बाद इसके जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। इसलिए आज की सिचुएशन में कोविड पॉजिटिव के लिए डेक्सामेथासोन लेना ज्यादा फायदेमंद है, इसके नुकसान उतने ज्यादा नहीं है। इसलिए ये दोनों दवाइयां जो आपने कही कोविड पॉजिटिव मरीज को जरूर देनी चाहिए, वैसे को तो जरूर जिनको थोड़ी सी भी रेस्पिरेटरी सिम्टम आ रही है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश राज है मुंगेर से। राजेश जी स्वागत है, प्लीज पूछिए अपना सवाल। सर मुझे पीलिया है तो मुझे कितना बच कर रहना चाहिए कोविड-19 से? राइट, डॉक्टर शर्मा। या हीमोफीलिया कहा इन्होंने जी। राजेश राज, आपका क्वेश्चन दोहरा सकते हैं? हाँ, बोले कि सर मुझे पीलिया हुआ है तो मुझे कितना बच के रहना चाहिए? पीलिया जी, इन्हें जॉन्डिस शिकायत। पीलिया में भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और पीलिया में जहां तक सवाल है डेक्सामेथासोन देने का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से डेक्सामेथासोन ले सकते हैं। और अगर कही जाए बात सही में, तभी हमारे पास अगर कोई प्रूवन ड्रग है तो यही 2 दवा है जो हमारे हाथ में मौजूद है, एक डेक्सामेथासोन है और दूसरा इनॉक्सापैरिन या लो मोलिकुलर वेट हेपरिन जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये है। इन दोनों के अलावा जो बाकी दवाइयां हमारे पास हैं वो बहुत ही टाइम टेस्टेड नहीं है और बहुत ही वंडर ड्रग नहीं है। अगर वंडर ड्रग की बात करेंगे तो यही 2 ही दवाइयां अभी के स्टेज में वंडर ड्रग है। और एक बात बहुत तय मान लिया जाए कि इन दवाओं का फायदा तभी ज्यादा होता है जब आप मॉडरेट केसेस तक रहते हैं। मॉडरेट, जब आप सीवियर में जाते हैं तो फायदा कम हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रो एम्बोलाइजेशंस होते हैं, जो आपको छोटे छोटे रक्तकण जमा होते हैं और उनके टुकड़े बनते हैं ज्यादा, वो एम्बोलाइज करते हैं, लंग्स में जमा होते हैं, पूरे लंग्स को वो ले लेते हैं, उसको ग्राउंड क्लोप्लास्टी कहते हैं, लंग कोलैप्स करता है, पैचेस में कोलैप्स करता है, एल्वियोलर कोलैप्स होता है, बढ़ जाता है कोलैप्स। मेन प्रॉब्लम हमारा लंग फेलियर का हो जाता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये दोनों ही दवाइयां हमें उसमें बहुत फायदा पहुंचाती हैं। इसलिए अगर आप घर में हो, जैसे पहले संजीव जी ने बताया, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेते हैं, वो उनकी पहचान होती है, तो इस केस में कोविड के केसेस में आपकी स्टेथोस्कोप जो है वो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है। आप कुछ खरीदो ना खरीदो, एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर खरीदो। दिन भर में 4 से 6 बार अपनी ऑक्सीजन की मात्रा उंगलियों में देखो, बहुत ही आसान होती है। ये उंगलियां हैं, इसमें पल्स ऑक्सीमीटर लगाओ और रीडिंग ले लो। दिस इज वेरी सिंपल। और आप 94% कट ऑफ है इसका, 94% से सैचुरेशन अगर नीचे की तरफ आता है तो इमीडिएटली जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आप होम क्वारंटाइन में है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को संपर्क करिए। डॉक्टर आपको तुरंत दवाइयां बताएंगे
और ये 2 दवाइयां तो बिल्कुल ही आपको ले लेनी चाहिए उसी वक्त से। मैंने देखा है अक्सर हम लोग जो कैजुअलिटीज हो रही है, खासकर हमारे बिहार में जो कैजुअलिटीज हो रही है, वो ज्यादा इसलिए हो रहा है, संजीव जी ने बहुत पॉइंट ब्लैंक में कहा उसको, लोग इंतजार करते हैं कि 80% हो गया, 85% हो गया, 70% हो गया, वो हमें खबर करते हैं डॉक्टर साहब ये तो 85%, लेकिन मैं सांस ले पा रहा हूँ। हम लोग कहते हैं अब तुरंत रिपोर्ट करो, 85% इज द मोस्ट डेंजरस कंडीशन, 94% इज द कट ऑफ, देन प्लीज बी ऑन गार्ड एंड रिपोर्ट अर्ली। डिलेड रिपोर्ट की वजह से प्रॉब्लम होता है, खासकर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सीनियर सिटीजन है, डोंट मूव अननेसेसरली। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इवनिंग वॉक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, कोई जरूरत नहीं वॉक करिए, आप घर के अंदर जितना वॉक कर सकते हो आप अपना वॉक करो। आपको जांच कराने की जरूरत है, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रश्न आया था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, आप दवाओं को ले सकते हैं, अपने सिम्टम्स को बता सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने डॉक्टर को, वो देखकर आपको दवाओं का डोज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देंगे और आप 2 महीने में के बाद जांच कराइए। आई का ऑपरेशन की बात होती है, जरूरत नहीं है अभी कैटरेक्ट की सर्जरी की, एक्यूट इमरजेंसी छोड़ के बाकी किसी तरह के ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट वेट। आंख में डॉक्टर आपके बहुत ही नजदीक होते हैं। जहां तक टेस्ट का सवाल है, जो मैंडेटरी टेस्ट करने होते हैं उसमें उनको किट पहन के आना होगा, पीपीई किट, फुल पीपीई किट पहन के अगर आपका कोई स्टाफ आता है कलेक्शंस में तो वो आप कलेक्शन करा सकते हैं, आपको भी मास्क में रहना होगा और उसको फुल पीपीई किट में रहना होगा। इन बातों का ध्यान बिल्कुल रखना होगा बंधु, और डिलेड अराइवल नहीं करें, देरी ना करें। सांस की दिक्कत हो, अगर एक सांस में आप एक लंबी सांस खींचो और 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनो, अगर आप 40-50 गिन लेते हो तो टेंशन मत लेना, आपकी सांस की गति अच्छी है। लेकिन मार्कर और मार्का देखने की जो बात होती है वो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर ही हमारा थर्मामीटर समझो, आप उसको हमारा स्टेथोस्कोप समझो, इस बीमारी का सबसे अच्छा इंतजाम वही है, इसलिए एक वो खरीद लो। शुगर की मात्रा में कोई दिक्कत नहीं होती, आप शुगर की दवा लेते रहो और जो कोविड का इलाज है वो करते रहो, ये बहुत ही आवश्यक है। राइट डॉक्टर संजीव, आपके पास एक सवाल के साथ आएंगे। हम कोविड पेशेंट्स की केयर की बात कर रहे हैं, कैसे उनका ख्याल रखना है, कैसे वो क्वारंटीन में होने चाहिए, पोस्ट कोविड पेशेंट्स का ख्याल कैसे रखा जाए, उसके लिए ढेर सारे सवाल हैं जो फेसबुक पर शेयर किए जा रहे हैं। उसमें से रेनू पांडे भी ये पूछना चाह रही हैं कि उनके पड़ोस में एक 56 साल की महिला हैं जो कि अब कोविड से उभर कर कोविड के साथ जंग लड़कर जीत कर लौट चुकी हैं। अब किस तरह से उनका ख्याल रखना है, क्योंकि एक तो एल्डरली हैं और इन जनरल भी जब आप पोस्ट कोविड पेशेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से उनको एक तरह से फील कराया जा सकता है कि दे आर बैक टू नॉर्मल? हाँ बिल्कुल, ये जो कोविड पॉजिटिव हो गए उसके बाद ये मैंने इन्होंने कोविड पॉजिटिव से विजय प्राप्त की, छुटकारा पा लिया। लेकिन जो इनकी ऑनसेट ऑफ सिम्टम है, जिस दिन से इनको पहली बार ये परेशानी हुई, फीवर आया या सांस में परेशानी हुई या माइल्जिया हुआ या बहुत खांसी हुई, तो हम लोग उस दिन से 28 दिनों तक वो चाहे अस्पताल में रहें या घर में रहें, आइसोलेशन में रहें। Right, doctor, we're very sorry about this. We'll just be coming back to you, but right now we have to go across. Union Minister for Chemicals and Fertilizers, Sadanand Gowda, is addressing the press. Let's listen in. Okay. And Bangladesh, to suit the Bangladesh Railways requirement and ensure the usability of these locomotives, they have been modified to suit your conditions. We have made huge strides forward in our respective efforts at achieving to release the guidelines of 4 schemes for development of bulk drug park and medical device parks across the country. You are fully aware of the fact that on March 20th, 2020, Honorable Prime Minister, he gave clearance in the cabinet for this major scheme for the pharma sector. The detailed guidelines for implementation of the schemes are being released today. A presentation will be made by the Secretary in detail, so that if there is any clarification or any doubts, you are at liberty to just ask us to clarify the things. The vision of the Honorable Prime Minister Shri Modi
The scheme has been conceptualized for making India Atmanirbhar in pharma sector also. So this is a step wherein we are going ahead with our new initiations which will make India self-reliant, and we want to see that India should be the front runner as far as pharma sector is concerned. The objective is to make India self-reliant in the production of 53 active pharma ingredients, that is API or key starting materials, and in production of medical devices also. Practically we are critically dependent upon as far as our medical devices are concerned. At present, India significantly dependent on import of basic raw materials, especially APIs or bulk drugs. Some of them are very critical in as they are used in production of essential medicines. Bulk drug imported during 2019-20, which is worth about rupees 40,000 crore, and imports are accounted about 63% of the total pharma imports. Especially as far as medical device sector is concerned, the import dependency is much higher than the, even bulk drugs. As mainly the high-end medical devices, India depends on imports up to an extent of 86% of the domestic requirements of medical devices. India imported medical devices worth nearly 49,500 crores during 2019-20. Especially you all know the corona crisis has exposed weakness in global supply chains and posed a threat to the health security of the country. While proactive steps by the Department of Pharmaceuticals and NPPA assured steady supply of medicine and prevented any shortage even during lockdown. I do appreciate my secretary and his team, NPPA chairperson and their team, that their wonderful work that has been done during the lockdown period is really laudable and appreciable. Because of that only, we could not feel any shortage of supply of medicines at any point of time, any corner of the country. It was felt that domestic capabilities in production of API and medical devices have to be ramped up in order to eliminate any risk to the health security in future. As rightly said by the Honorable Prime Minister, the crisis is being turned into opportunities. For that reason, by supporting this mega bulk drug and medical device park through mix of right policies, the Prime Minister, he himself took the initiation right from the day one, personally involved in this, and even today also he sent a beautiful message to us wherein he said that we should be a global leader as far as pharma sector is concerned. The details of these schemes have been also drawn up very meticulously and with much care after having in-depth consultations with the stakeholders, including the industries and state governments. The selection of their location will be based on objective criteria and in spirit of cooperative federalism. We are stressing very much to this because all the selections will be made in such a way, it will be very transparent and on the basis of the guidelines that will be released today. The selection of their location will be based on objective criteria and in the spirit of cooperative federalism. The details are available in the guidelines are being released today. Similarly, eligible manufacturers will be selected for PLI scheme on the basis of the marks obtained in the evaluation criteria as per the guidelines. The very important issue that need to be taken care of is wherever there is a full support from the baseline, then only the
project will be implemented, we know very well. For that reason, a detailed study has been done by my department in consultation with Niti Aayog, state governments, and even all the manufacturers also that we have taken care of. In support of the both central and state governments, these parks will be based on plug and play model with prior regulatory approvals. Every time we are seeing that because of this regulatory problems, so many our projects are not taken to a logical end. Especially the state-of-art infrastructure, excellent connectivity, affordable land, competitive utility charges, and strong research and development ecosystem, and so on. All these are basic requirements to develop in the present situation. This was significantly, all these things will reduce the time and investment cost for setting the new manufacturing units. In addition to this, the new units will be eligible for production linked incentive scheme of Government of India. The government understands that due to various contributing factors, significant manufacturing disability exists in these sectors. For example, competing economies, which needs to be quickly addressed by incentivizing the manufacturing, by developing an ecosystem of competitive manufacturing. I am sure that this scheme will elicit good response from the interested companies. The parks will be able to attract significant investment as well as latest technology. We are stressing to this because the new initiations, new investments will certainly bring latest technology. Competitive technology is one of the issues that need to be tackled. Once operational, in about 2 years, these parks will generate thousands of direct and indirect jobs, reduce import dependency, and make India as a global pharmaceutical hub. The idea is also to cement India's position as global drug supplier. As you are all aware, in spite of various odds, India supplies critical medicines such as hydrochloroquine and paracetamol to a number of countries, nearly more than 120 countries across the globe. We have supplied these medicines on their request. India stands as a trusted source of medicines. They have, because of the supplies that has been made during the this COVID-19 time. So I certainly see that this at present, practically at present, our pharma sector is valued around about $40 billion. We hope that if we get up with these projects, certainly we will reach $100 billion by 2024, and certainly we will contribute to the Prime Minister's vision of making India a $5 trillion economy by 2025. So with these words, the guidelines are being released, and the whole guidelines will be circulated across the states, and afterwards the further steps will be geared up so that pharma sector will grow in a manner which Honorable Prime Minister feels. I hope that this will give a new push to the Indian economy also. तो केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और इसी प्रेस वार्ता में बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क गाइडलाइंस जारी की गई। और हम अपने कार्यक्रम को डॉक्टर स्पीक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पैनल ऑफ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आगे बातचीत करते हैं। डॉक्टर
संजीव कुमार, आपके पास आना चाहूंगी। हम पोस्ट कोविड पेशेंट्स के क्या एहतियात होने चाहिए, किस तरह से उनकी देखभाल होनी चाहिए, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। दो चीज है, जो पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं उनको ये जानना जरूरी है कि उनको भी आइसोलेशन कितने दिन तक रहनी है। तो जो अभी गाइडलाइंस है 21 दिनों तक अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं तो जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम है, जिस दिन से उनकी बीमारी शुरू हुई है उससे 21 दिन तक उनको आइसोलेशन में घर में रहना है। दूसरी एक बात आई है कि उसके बाद अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं या आपकी सिम्टम खत्म हो जाती है बिल्कुल, तो आपको आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक स्टडी ऐसी भी आई है जिसमें यह बताया गया कि फिर इनके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि यूरिन हो या फीसिस हो या मलमूत्र जिसको बोलते हैं, उससे भी सिक्रेशन हो सकते हैं। तो वो 37 डेज तक आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम 21 डे तक तो आइसोलेशन में रहें, लेकिन उसके बाद भी अपनी बाथरूम अलग यूज करें, तो ये आइडियल है। तो अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने घर के परिप्रेक्ष्य में जितना तक संभव हो सके इसका पालन करें, तो ये एक जरूरी है। दूसरा कि जो भी एहतियात है जो हम लोग बरत रहे हैं, मास्क लगाना या लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों के पास नहीं जाना, वो इनको अभी भी करना है। क्यों कि संक्रमण फैलने की जो भी थोड़ी बहुत चांसेस रहती है उसको हमें रोकना है। तो आइसोलेशन 21 डेज तक, अगर बाथरूम अलग से कर सकें तो 37 डेज तक एक अलग बाथरूम की व्यवस्था करना, ये दोनों बहुत जरूरी है। बाकी आप स्वस्थ हैं और लोगों की तरह, और 28 दिन हो जाते हैं, 28 दिन के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हैं प्लाज्मा डोनेट करने की। तो एक दूरदर्शन के माध्यम से हम अपील भी करते हैं कि जो ऐसे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव थे, स्वस्थ हो चुके हैं और उनके ऑनसेट ऑफ सिम्टम से 28 दिन हो चुके हैं, वो प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा हम इसको बोलते हैं, जिससे कि आपके शरीर का ब्लड भी नहीं निकलेगा, लेकिन आपके सिर्फ प्लाज्मा निकाले जाएगी, बाकी ब्लड आपके शरीर में वापस दे दी जाएगी और किसी कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीज को इससे जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से रुकमा यहाँ डॉक्टर साहब ने की है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील भी जो जनता तक हम भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम प्रोग्राम्स के जरिए और अपने सभी रिपोर्ट्स के जरिए। जी, एंड डॉक्टर, वी आल्सो हैव विद अस ऑन द फोन लाइन डॉक्टर राम सिंह। डॉक्टर राम सिंह, आर यू विद अस? जी, Setu Kabra asks on Facebook, what is the most critical phase of infection, पहला, and what are the risks in pregnancy? Pregnancy में what are the risks? Dr. Ram Singh, if you can hear me. Well, we don't seem to be able to connect with Dr. Ram Singh. Coming to you, Dr. Sharma, if you would like to answer this question. Basically, Sure. The thing is that Dr. Setu Kabra, she asked about the pregnancy. Right. Critical stages. Normally, the critical stage usually starts after the 7 days. It is around, mostly it is between 10 and 12 days that the patient becomes serious. If they are not having a proper control or having a exorbitant comorbid conditions which are not controlled, like diabetes, hypertension, cardiac problems, respiratory failure, chronic obstructive lung disease, bronchial asthma, chronic bronchitis, and all that phenomena are there. So if you don't treat them properly and you don't take proper measures about the treatment of starting the drugs like dexamethasone or low molecular weight heparins, then in that case you can be on the downside beyond 10th day of the manifestations. So this is the dangerous period. So between 10th and 12th day is usually the most dangerous period. But we do not know the exact history. Sometimes the patient, very uncommonly, but sometimes the patient appear too late. And that's why there's no very clear-cut saying that the patient will be all right by 14th day. So very rightly Sanjeev told you that 14th day, that is the 10 days of the patient being asymptomatic totally. And only then they are discharged. And the Bihar guidelines is also there, which is followed by the other states as well. The previous guideline of the ICMR has been changed or modified in our state as well, and has been modified in other states also. The previous thing was that once you are tested positive, you are treated as a COVID case. Then on day 5 to day 7, you will be tested again.
and next consecutive 24 hours you will be tested again. So 2 consecutive negative samples means that they are cured. Now it is not that. Now it is this. बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम अपने कॉलर्स के आपके साथ शेयर कर सके। बहुत कम वक्त है। डॉक्टर संजीव आपके पास आऊंगी और 2 सवाल बहुत ब्रीफली आंसर आप दे दीजिएगा। पूनम कौशिक जी पूछना चाह रही हैं, उनका लॉस ऑफ टेस्ट हो गया है, फीवर 99.2 है बट कोरोना नेगेटिव है, उन्होंने टेस्ट करा लिया RT-PCR भी। और एक राकेश गर्ग जी पूछना चाह रहे थे लुधियाना से कि जब वो मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए निकले तो मास्क कितना ज़रूरी है या फिर उनको कितना रिस्क है। तो ब्रीफली अगर आप दोनों का आंसर दे दें। बता दो पहले उनका टेस्ट का सेंसेशन कम है और कोरोना नेगेटिव निकला RT-PCR जी, तो और फीवर भी है, तो ये हो सकता है कि कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन अगर RT-PCR आपकी नेगेटिव है तो आप देखना पड़ेगा कि आपने किस दिन RT-PCR कराया। ऐसा तो नहीं कि इंक्यूबेशन पीरियड के पहले करा लिया। अगर आपके सिम्टम आए और 1-2 दिन के अंदर करा लिया तब तो आपको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी टेस्ट। और अगर नहीं, आपने सिम्टम शुरू होने के 3 दिन 4 दिन के बाद कराया है और ये नेगेटिव आ रहा है, तब हो सकता है कि ये नॉर्मल दूसरी वजह से सिम्टम हो, आप फिजिशियन से सलाह ले लें। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर हेमशंकर शर्मा सर ने बताया बिल्कुल कि अभी उतना जरूरी नहीं है मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, जितना कि कोरोना से बचना। तो सलाह तो यही है, खासकर जो अगर 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं कि बाहर ना निकले। अगर आपको जो टहलना है अपने घर के अहाते में या घर के छत पर ही टहलें, बिल्कुल अवॉइड करें जाना बाहर, चाहे टहलने के लिए हो। लेकिन अगर आपको जाना ही, आप समझ रहे हैं कि वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो मास्क जरूर लगाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी घर से बाहर निकले किसी भी कारण से मास्क जरूर लगाएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर संजीव कुमार, एडिशनल प्रोफेसर एंड HOD कोविड-19 नोडल ऑफिसर एम्स पटना, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन एंड नोडल ऑफिसर कोविड-19 JLN मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर, डॉक्टर राम सिंह, सिविल सर्जन एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर नालंदा। शब्दों में आपका शुक्रिया जितना भी करे कम है, आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। ढेरों शुभकामनाएं आपको, आप जनता की सेवा में इसी तरह से लगे हुए हैं और आपने इतनी ऐसी स्थिति में हमारे लिए वक्त निकाला हमारे साथ, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया जो ऑडियंस ने पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Many thanks to all our guests and to all our callers and even those who asked their questions on Facebook. Thanks so much for joining us, and the program will be back again tomorrow at this time and on this channel, DD News, as well as on DD India. So tune in then. Meanwhile, news and updates continue on DD News and DD India. Namaskar. Namaskar.